चलो पढ़ लें थोड़ा सा। आज नया टॉपिक शुरू करना था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने राज्य और यूटी यही पढ़ा था ना। इसमें कमीशंस के बारे में बात हुई थी, धर, जेवीपी और फजल अली। क्या फजल अली की सेम बात पहले जेवीपी ने भी कही थी? इन सब ने कहा था भाषा के आधार, इसकी मानी गई, इन दोनों की मानी नहीं गई। ये 48-49 की घटनाएं हैं। इसके 3 बड़े लीडर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया। ये धर सरनेम से आदमी था और ये इसके धर, ये अली कमीशन या फजल अली या रिटायर्ड जज थे। इनकी बातों को मानते हुए 16 स्टेट्स इन्होंने कहा था और 3 यूटी, और बनाए थे 14 और 6। और हमने देखा जिन देशों ने कौन बातें की, जरा आगे बैठ के भी, कुछ देशों ने हमारे भारत पे कब्जा रखा, जिनमें फ्रांस था, पौंडीचेरी था, ये मतलब पुर्तगाल था। इन लोगों से जब हमने अपने हिस्से छीने तो हमने अमेंडमेंट किए 10वां, 12वां, ये याद है, 14वां था, फिर एक 35वां, 36वां। ये सारे अमेंडमेंट्स इसलिए किए क्योंकि ये आपका क्षेत्र नहीं थे। आपने या तो विदेशों से अपने देश वापस छीने, या सिक्किम जैसा इलाका जिसने कि खुद कहा कि भाई मेरे ऊपर चाइना अटैक कर देगा, इसलिए मैं आपका हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो इससे 35वां, 36वां। फिर हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में पहले सिर्फ एक स्टेट था जिसका नाम था असम। फिर उससे 63 में नागा इलाका, असम का कुछ उत्तरी इलाका ना, त्वांग सांग करके उसका नाम था, वो इलाका। तो इस तरह करते करते फाइनली 1972 में हमने देखा था। फिर हिमाचल जब बना तो उससे अगले साल, मतलब हरियाणा पंजाब बनने से पहले, जब हिमाचल एक था, पेप्सू हमने पढ़ा था विवाद। फिर इसमें से कट के हिमाचल, फिर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इसी दौर की बातें हैं जब 72 में यहाँ पे 3 बने थे, मेघ, त्रिमणि। असम तो ऑलरेडी था ही यहाँ पर, हमने नागा पढ़ लिया था। फिर लेटर स्टेज में जाके बाकी भी बनते चले गए, और इस तरह पूरे भारत में आज की डेट में कहें तो कितने राज्य बन गए? 28 + 8। और ये 8 भी हम जानते हैं, दादर नागर हवेली और दमन दीव इकट्ठे हो गए, इसलिए 9 से संख्या घटकर 8 हो गई। आज हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। देखो हमने पॉलिटिकल में 2 टॉपिक पूरे कर लिए, अब 2 या 3, एक बार देखना जरा। पहला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था, वो थोड़े दिन बाद समझ में आएगा क्योंकि वो हिस्ट्री को भी जोड़ेगा। हमने दूसरा, चौथा और 5वां कर लिया। ये टिक करते चला करो ताकि तुम्हें पता रहे हमने क्या पढ़ लिया। 2, 4 और 5। तीसरा नहीं पढ़ाया अभी, तीसरा कुछ दिन बाद पढ़ा दूंगी, समझ में आ जाएगा। आज हम छठा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 61 पर आ जाओ, 61 पर। ये टॉपिक तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन इतना डिटेल से नहीं पढ़ा। क्या नाम है इस टॉपिक का? हम जब भाग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार हैं, जो हमने किससे देख के उठाए थे? अमेरिका। और हमने ये भी पढ़ा था कि सीधे 12-13 से हमारा लेन देन नहीं था, न 33 से, न 34 से, न 35 से। लेकिन याद हमने सब किया था। 33, 34, 35 मार्शल लॉ, सरकार, संसद और आर्मी एयरफोर्स की बातें करते थे। 12 में था राज्य की परिभाषा, इसमें ये वाद योग्य है, सुप्रीम कोर्ट की बात की थी ना इसमें। और फिर 33, 34, 35 में मार्शल लॉ लागू होगा, सेना का कानून, और ये लोग अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, इस तरह की बातें थी। यानी हमारा सीधा लिंक था 14 से लेके 32, जिनमें से एक हटाया था 31 और एक 19 पुराने टाइम में F। तो अब F की जगह बहुत लोग G को F लिख देते हैं। ये 2 हटाए थे, और ये 2 इसलिए हटाए थे क्योंकि संपत्ति का मौलिक अधिकार 300A में भाग 12 भाग में, जहां पहले 3 में था वहां से उठा के किस में चला गया? 12। हमें सब चीजें आती हैं, मैंने तब भी कहा था थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेंगे तब और क्लैरिटी होगी। देखो इस टॉपिक को, ये तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है, सेम चीजें पढ़ी हैं, बस थोड़ी डिटेल में है। पेज 61 पे आ जाओ। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। इन्हें मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बिना जीवन चलेगा ही नहीं, इंसान को इंसान कहलाने के लिए जरूरी है। पहला पॉइंट पढ़ो,
भारतीय संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। तुम्हें बार बार 3 शब्द में बताती हूँ न्याय से जुड़े, एक सा, एक आ और एक रा। क्या है ये? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और न्याय कहता है कि तभी न्याय माना जाएगा जब लोगों के बीच में क्या होगी? बराबरी। तो वो सारी बातें बार बार रिपीट करते हैं। पढ़ो, भारतीय संविधान की उद्देशिका, इसको अंडरलाइन करके लिखो, प्रस्तावना। उद्देशिका ही प्रस्तावना है, उद्देशिका प्रस्तावना। फिर पढ़ो, में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए आश्वासन दिया गया। क्या उस प्रस्तावना में कहीं तुम्हारे लिए न्याय, बराबरी की बात की गई थी? बिल्कुल, हमने प्रस्तावना पढ़ी हुई है, उसमें थी ये बातें। अंडरलाइन करना, विचारों की अभिव्यक्ति इसमें है। क्या विचार अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार भी है? और प्रस्तावना में भी है। आगे टिक करो, विश्वास। कैसा विश्वास? धर्म का, जिसका मन करे उस पर विश्वास करो, ये अंडरलाइन कर लेना। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये तुम्हारी प्रस्तावना के उस पैराग्राफ में भी है और मौलिक अधिकार में भी। और फिर टिक कर लो, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर की समानता प्रस्तावना में भी है और आर्टिकल 16 में भी। तो यहाँ सा, आ, रा से याद करने हैं हमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख लो सा, आ, रा, क्योंकि सामाजिक न्याय में बराबरी की बात आती है, आर्थिक में पैसों की बात आती है और राजनीतिक में वोट की बात और इस तरह की बात आती है। फिर पढ़ो, इन्हें सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के, अंडरलाइन कर लो, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन। भाग 3 अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। तो हमारा संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार किससे देखे? अमेरिका। अगला पॉइंट टिक करना, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा हमें पता है ना, एक राजकीय आज्ञा पत्र था। पुराने टाइम में 1215 में एक आज्ञा पत्र निकला था, उसमें लिखी बातों को पढ़ के, जैसे वो नहीं तो जिसको हम बोलते हैं ढिंडोरा पीटना पुराने टाइम में, तो ऐसे राजाओं की राजाज्ञा वो ऐसे वो बजा के कि पूरे देश के लोग इकट्ठे हो सुने, तो इसे कहते हैं आज्ञा पत्र। राजाज्ञाओं का है, मतलब राजा ने कुछ आज्ञाएं दी तो राजाज्ञा बनी। इसमें बहुत सारी बातें लिखी थी। 1215 में इंग्लैंड में ये इसके ऊपर काम हुआ था। अब जितनी राजाज्ञाएं कि भाई संविधान ने तुम्हें आज्ञा दे दी, ये तुम्हें मिलना ही मिलना है, इसे हम कह देते हैं कि ये भारत का क्या है? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली हमारा नहीं है बल्कि ब्रिटेन का है। मौलिक अधिकार तुमने लिए हैं अमेरिका, लेकिन मैग्ना कार्टा ब्रिटेन की बात है। ये टिक कर लो, भारत का मैग्ना कार्टा। यहाँ लिख लो 1215 राजाज्ञा पत्र था। मैग्ना कार्टा के नीचे 1215 राजाज्ञा पत्र। इसके बाद पढ़ो आगे, कुछ मूल अधिकार जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 अंडरलाइन कर लो। 15, 16, 19, 29, 30। अब बताओ 15 में क्या था? 15 में था जाति, लिंग और कोई जन्म स्थान के भेदभाव नहीं करने। 16 में क्या था? पद की समानता। 19 में क्या था? विचार, अभिव्यक्ति। 29, 30 अल्पसंख्यक याद है? अपने मदरसे बनाओ, अपना जो मन करे। ये अंडरलाइन कर लो, सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब कोई विदेशी आके कहे मैं यहाँ अपना चर्च बनाऊंगा जबरदस्ती से, कुछ हद तक है क्योंकि हमारे यहाँ सब बराबर, लेकिन वो कहे नहीं मैं हर शहर में बनाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। ये ठीक कर लो, सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। आगे पढ़ेंगे, मूल अधिकार निम्न स्थितियों में निलंबित यानी सस्पेंड किए जा सकते हैं। क्या मूल अधिकार खत्म भी किए जा सकते हैं? नहीं, हट सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे संपत्ति कहाँ गया? 300 भाग 12 में, ऐसे सस्पेंड हो सकते हैं कुछ कंडीशंस में। पहला पढ़ लो, प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में टिक कर लो अनुच्छेद 33। ये किसकी बात कर रहे हैं? किसके लिए? हम ये नहीं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लोग नहीं कह सकते हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये टिक करना, प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के लिए। इंग्लिश में पढ़ के देख लो, इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्स, यानी डिफेंस में और फोर्स में जो आदमी है वो मौलिक अधिकारों के डिमांड नहीं उठाएगा। ये लिखा हुआ है किस आर्टिकल में? 33 में। यानी उसको 24 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, 10 दिन भी लगातार बिना सोए काम करना पड़ सकता है। हमारे साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 बचा लेगा जिसमें लिखा है कोई आपसे जबरदस्ती श्रम नहीं, इन पे नहीं लागू होते वो। नेक्स्ट टिक करना, जब सेना विधि लागू हो, अनुच्छेद 34। हाँ, इंग्लिश में आर्मी लॉ, इसी को लिख लो मार्शल लॉ, यही तो होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लागू है तो भी कोई डिमांड नहीं करेगा। और तीसरा टिक करना, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 ड्यूरिंग इमरजेंसी। आज तक कितनी बार इमरजेंसी लगी? 3 बार। तो उस टाइम मौलिक अधिकार खत्म हुए, समाप्त हुए, सस्पेंड हुए, और सस्पेंड भी राष्ट्रपति कर सकता है, बाकी कोई नहीं।
नेक्स्ट देखना, संविधान संशोधन द्वारा, एग्जाम्पल देना संविधान संशोधन का। 300A ये अमेंडमेंट से हुआ है, हाँ बिल्कुल 44वां। अगला पॉइंट पढ़ लो, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अंडरलाइन करना, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते। खत्म तो बहुत दूर की बात है, ये सस्पेंड भी नहीं होंगे। कौन कौन से? 20 और 21, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। इसके बाद 19 याद है क्या था? 19 का एक मोटे शब्दों में कहें तो अभिव्यक्ति, चाहे वो प्रेस से थी, वो संघ बनाकर थी, वो इकट्ठे होकर थी, करनी क्या थी हम लोगों को? अभिव्यक्ति। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारे देश में कोई दिक्कत आ गई, कोई तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे, कोई विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हमें किसी से लड़ना पड़ जाए किन्हीं कारणों से, उस कंडीशन में आर्टिकल 352 के तहत जब इमरजेंसी लगेगी तो अखबार छपने बंद हो सकते हैं। भाई वो अखबार बंद कर दें, टीवी रेडियो सब बंद कर दें, लेकिन अगर आपकी इमरजेंसी 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह के कारण लगी है, यानी इकट्ठे कुछ लोग हो गए हथियार लेके और आपको इमरजेंसी लगानी पड़ी, जैसे 26 जनवरी का दिन तुम्हें याद है, अगर बहुत कंट्रोल से बाहर जाता, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो जाते, तो हो सकता था ये कह के कि ये तो सशस्त्र विद्रोह कर दिया, और अगर मान लो लाखों लोग शस्त्र लेके पहुंच गए होते दिल्ली के आसपास, तो सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में क्या लागू कर सकते थे? इस कंडीशन में सब कुछ सस्पेंड होगा, लेकिन 20, 21 और 19 भी सस्पेंड नहीं करेंगे। हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, चाइना ने, तो 19 हटेगा। इस 19 में किसकी बात करते हैं? अभिव्यक्ति, यानी बोलने की आजादी दी जाएगी। वो अलग बात है कि दिखावटी है, सरकार किसी को बोलने नहीं देती। अगर सरकार अपने पे आए ना तो कोई लेंगे नहीं उनका इंटरव्यू, उनको लाएंगे ही नहीं लाइमलाइट में, पता कैसे चलेगा? जिस दिन मुझे याद है 26 जनवरी थी, मैं अपने घर थी अपनी मम्मी के पास, पूरे दिन मैंने देखा कोई नेशनल चीजों पे कोई दिखाई नहीं रहे थे किसान क्या कर रहे हैं। जब वो तोड़फोड़ कर दी ना, भाई बात हाथ से निकल गई, तब उनको कवरेज में लिया। सुबह से वो शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे ये कहीं कोई नहीं दिखा रहा था। यानी ये सब चीजें, मीडिया भी तो आपके सरकार के अकॉर्डिंग ही चलती है। चलो देखें, 19 में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ लो इसको ध्यान से और समझो। तो 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन, अंडरलाइन करो, मतलब सस्पेंड, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर, पढ़ो फिर से, लागू राष्ट्रीय आपात के दौरान ही किया जा सकता है। अंडरलाइन करना, सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं। यानी क्या अखबार छापना बंद करवाया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, उस कंडीशन में नहीं। किस में नहीं? हाँ वैसे बंद, भाई पाकिस्तान अटैक कर रहा है मत छापो अखबार, लेकिन सशस्त्र विद्रोह में कहेंगे लोकतंत्र है, बोलने का मौका तो दो, तो उसमें कंडीशन में नहीं होगा। दोबारा पढ़ लो इस पॉइंट को ध्यान से समझते हुए। अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन यानी सस्पेंशन युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लागू राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? यानी आर्टिकल 19 किस कंडीशन में लागू किया जा सकता है? सशस्त्र विद्रोह। सस्पेंड कब कर सकते हैं? अटैक हो गया, हमने आक्रमण कर दिया। आगे टिक कर लो। प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, तो 19 कब भी चलते रहेंगे अधिकार? सशस्त्र विद्रोह में भी, बाकी सब छीनेंगे। नेक्स्ट टिक करना, मूल संविधान में नागरिकों के 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1) च और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत एक लीगल राइट के रूप में है। इसको डबल टिक कर लो। 300A यहाँ लिख लो भाग 12, पहले भाग 3 के किस में था? 19F में। 19F में ये 2 हट गए, ये ध्यान रखने, आधों को पता नहीं चलेंगे। एक 19F और एक 31। 19F भी आजादी देता था और 31 तो था ही बेसिकली संपत्ति का मौलिक अधिकार। 19F में आजादी थी, कुछ प्रॉपर्टीज को आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में उनको हटा दिया गया। इसके बाद अगला पॉइंट टिक करना, संविधान में अब नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन यदि उससे संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचती है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। क्या संसद चाह के भारत में से
धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के शब्द हटवा सकती है? पहले मैं कहती थी कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये हटवाए जा सकते हैं, क्योंकि संसद कह देगी कि मूल ढांचे में न तो धर्मनिरपेक्ष शब्द था और न ही समाजवाद शब्द था और न ही अखंडता शब्द था। चलो इसको तो वो क्यों हटवाएंगे, लेकिन इन दोनों को हटाने में इसको भी हो सकता है ना हटवाएं या हटवा दे, कुछ नहीं भरोसा। कल को पता नहीं कौन से धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते रूप ऐसा बदल दे। मैं कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले मैं कहती कभी ये हटेंगे नहीं, लेकिन देखो मैंने तुम्हें लाइन इसमें स्पष्ट पढ़ाई कि मूल ढांचे में समाजवाद की कल्पना नहीं की गई थी। ये समाजवाद बाद में आया। कौन से सन में? तो सरकार कह देगी कि नहीं मानते, हमने ही तो ऐड किया 42वें में, अब हम नहीं मानते। और उस कंडीशन में ना तुम कुछ कर पाओगे ना मैं, क्योंकि हाँ ठीक बात है कि शुरुआत में समाजवाद शब्द था ही नहीं। बेशक आप मिश्रित थे, लेकिन समाजवाद लिखा नहीं था, इसलिए सरकार कुछ भी बेच सकती है जो सरकारी है, क्योंकि समाजवाद के चलते समाज का भला करना उसका जिम्मेदारी जब तक माने तब तक है, ना माने तो कोई क्या कर ले। अब कोई पेरेंट्स की इज्जत ना करे तो जबरदस्ती इज्जत थोड़ी करवाई जाती है। ये समाजवाद जबरदस्ती की देन नहीं है, उनका मन करेगा चला देंगे, नहीं मन करेगा बेच देंगे। थोड़ा सा हा हुल्ला करती इंडियन जनता अगर विपक्ष मजबूत होता, विपक्ष इतना कमजोर है कि कोई कुछ बेचो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो आगे, अगले पेज पर हम आ गए, मौलिक अधिकार एक नजर में। अब इनको ध्यान से पढ़ते समझते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, समानता का अधिकार। कितने से कितना? 14 से 18। अनुच्छेद 14 अंडरलाइन कर लो। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि का शासन, इसको अंडरलाइन कर लो। विधि का शासन, हमारे यहाँ कानून का शासन है, विधि का शासन, इंसान का शासन नहीं है, तो लॉ, रूल ऑफ लॉ कहते हैं इसे। अगला पॉइंट पढ़ना, अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी और व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के साथ, अंडरलाइन करो, धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ये धर्म तो तुम जानते हो, मूल वंश और जाति में क्या अंतर है? मूल वंश और जाति में क्या अंतर है? जाति तुमने बाद में बनाई है, मूल वंश जो ब्लड हमारे अंदर है। जैसे हमने इतिहास पढ़ा है, और अब हम बेवकूफी भरी बातों पे ना जाएं, हम साइंटिफिकली अपने दिमाग से सोचें। इंडिया में पहले जो लोग हिंदू थे, फिर जैन थे, फिर बौद्ध थे, फिर मध्यकाल में क्या हुआ? इस्लाम धर्म आया। तुम्हें अच्छी तरह पता है मध्यकाल में इस्लाम धर्म के जो लोग आए थे वो भी प्रॉपर इस्लाम नहीं थे। याद है वो कहीं कहीं से आए थे इस्लाम धर्म, कोई तुर्किस्तान से, कोई अरबी था, फिर तुर्किस्तान के आदिवासी थे। ये खुद ही मिक्सचर धर्म के लोग थे। इस्लाम धर्म जो अपने यहाँ आया ना वो मिक्सचर था। इसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो तुर्की थे, उन तुर्की लोगों ने इंडिया में शादी की, कुछ अरबी लोगों ने इंडिया में। तो हमारी जो नस्ल थी ना, जिसको हम रेस बोलते हैं, वो मिक्सचर है। और तुम अगर थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हो तो हड़प्पा में तुमने पढ़ा हुआ है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे, मंगोलॉइड थे, भूमध्य सागरीय थे, पढ़े थे ना। हम रेस वो है हमारी, यानी हम जात पात बाद में बने हैं, पहले एक रेशियल होता है कि भी कहाँ के हैं, तो हम ये कई सारी प्रजातियों का मिक्सचर थे। इस बेस पे हमें डिवीजन नहीं करना, ये टिक कर लो। रेस अलग चीज होती है, जाति अलग चीज होती है। तो मूल वंश हमारा, जाति, धर्म और जन्म स्थान, इनके भेदभाव नहीं करने। नेक्स्ट टिक करना, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन। कौन सी नौकरियों के बाद? सरकारी नौकरियों में, अंडरलाइन कर लो। अवसर की समानता पर बल। तो प्राइवेट वाले में अवसर की समानता रहेगी या नहीं रहेगी? प्राइवेट वाले ना कोई ऐसे को नहीं लेगा जिसकी शक्लो सूरत अच्छी नहीं है, जिसका बोलने का लहजा अच्छा नहीं है, जिसके बोलने में दिक्कत है कि वो स को श को स बोलते हैं। जो एक बहुत बड़ी दिक्कत भारत में है वो एक्सप्रेशन है। हमारे यहाँ ना भाषा, बोली, इन पे हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्राइवेट वाले नहीं समझेंगे इस बात को, और वो आपके लहजे से, आपकी जबान से आपकी जजमेंट करेंगे। सरकारी नौकरी मिलना आसान क्यों है? ना तुम्हारे कोई कपड़े देखने वाला, ना जूतों का ब्रांड देखे वो, ना ये कि तुम्हारे तेल, सिर में सरसों का तेल लगा है या कोई वैसा हेयर ऑयल लगा है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी लायकियत जज करते हैं। प्राइवेट वाले ये सब देखेंगे। तो ये जो चीज है ना सरकारी, इसका खास फायदा गरीब लोगों को था। नेक्स्ट टिक कर लो। तो अवसर की समानता, अनुच्छेद 16(4) कहता है राज्य द्वारा, अंडरलाइन करना,
पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण संबंधी उपबंध, ये सब चीजें भाई ओबीसी का ध्यान रखो, एससी एसटी का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। ये हैं तो मौलिक अधिकार, लेकिन ये मौलिक अधिकार नौकरी के अधिकार की बात नहीं करते, इसलिए हम फंस जाते हैं। नेक्स्ट देखना, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका, फिर पढ़ लो। उसका आचरण निषिद्ध करके अस्पृश्यता का निवारण करता है। अस्पृश्यता निवारण के लिए राज्य द्वारा, अंडरलाइन करना, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। अगर तुम्हें याद हो, नागरिक अधिकार भी बने थे अधिनियम 1955 में, CAA लिखवाया ना, तब बताया था, उसी सन में ये बना था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पढ़ो आगे, बनाया गया। 76 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 बना दिया। अनुच्छेद 18 टिक कर लो, उपाधियों का अंत। सेना और शिक्षा संबंधी सम्मानों को छोड़कर उपाधियों का अंत कर समाज में समानता स्थापित की गई। क्या शिक्षा में आज भी उपाधियां मिलती हैं? डीलिट, PhD, ये सब उपाधियां, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ लो, सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार, अंडरलाइन कर लो इसको, सरकार द्वारा पुरस्कार अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। जैसे भारत रत्न, क्या ये उपाधि है? नहीं, इसको लिखना गलत नहीं लगता। भारत रत्न कोई अमीरी की तरफ इशारा नहीं करता, ये दिखाता है आपने कुछ अलग हटके किया। ये अंडरलाइन कर लो। पद्म भूषण, विभूषण, श्री जैसे लिखे ऐसे इनका सीक्वेंस भी है ना। सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? विभूषण, पद्म की बात कर रही हूँ, विभूषण। फिर सेकंड क्या है? भूषण। और थर्ड क्या है? श्री। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। फिर फर्स्ट कौन सा था? भारत रत्न। सारे के सारे 1954 में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार द्वारा 54 में की गई। अंडरलाइन कर लो, लिख लो यहाँ, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू, PM और राष्ट्रपति हमें याद है उस टाइम के। तो सबसे पहले भारत रत्न किसके हाथ से दिया गया होगा? राजेंद्र प्रसाद। जिस कमेटी ने डिसाइड किया होगा उसका मुखिया कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि PM ही होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में, ध्यान से पढ़ेंगे और टिक करेंगे। 19 में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई, अंडरलाइन कर लो। अकेले 19 में कितनी आजादी की बात करते हैं? 6। पहला टिक करना, 19A विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ क्या? प्रेस। जो मन करे वो लिख सकते हैं, पर है नहीं ऐसा। पेज 63 पर आ जाओ। 19B टिक कर लो, शांतिपूर्ण सम्मेलन। और उस सम्मेलन में क्या नहीं लेके जाना? बिना अस्त्र शस्त्र, लिख लो यहाँ B के ऊपर, बिना अस्त्र शस्त्र। अब जो इतने दिनों से ये किसान पड़े हैं बॉर्डर्स पे, ये अस्त्र शस्त्र रखे मिल जाते ना अगर 100-150 लोग, तो इनको हटा देते। कौन सा अधिकार का उल्लंघन हो जाता? 19B का, 19(1)B का। नेक्स्ट टिक करना, 19(1) का C, संघ या संगठन या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकता है कोई भी। 19(1) का D कर लो, अबाध संचरण या आगमन की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। तो अभी टिकैत ने क्या भाषण दिया कि अब गेहूं कटेंगे और गेहूं को हम ट्रॉलियों में भरेंगे और दिल्ली ले जाएंगे। भाई कोई भी ले जा सकता है ना, और संसद में ले जाके उसके बाहर ट्रॉली सारी खाली कर देंगे, सारा गेहूं वहीं गिराएंगे। जैसे इस तरह का काम करना भी हो तो भाषण देके पहले बताना नहीं चाहिए, चुपचाप जाते रहना चाहिए कि हम बेचने जा रहे हैं। लेकिन वो जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि किसान को कौन रोकेगा? कोई भी अपने गेहूं को, भी मैं दिल्ली बेचने जाऊंगा तो कोई मना नहीं कर सकता। वो अलग है कि अब वो कर देंगे ऐसा अगर उन्हें पहले से पता चल गया तो। ये टिक कर लो आगे। तो सहकारी समिति हुई, संचरण हुआ। अगला टिक करना, 19(1) का E, निवास की आजादी, कोई कहीं बसो जाके। 19(1)F टिक कर लो, वृत्ति या जीविका की स्वतंत्रता। पहले ये कहाँ था? G में, अब किस में आ गया? F है, अभी भी G में, बस F रैंकिंग में आ गया पढ़ते टाइम। यहाँ लिख लो, पहले G में था। जो G में आए वो काम धंधा करो, मन करे बिजनेस करो, मन करे नौकरी करो। ये कहाँ लिखा था? 19(1) के G में। अब ये कहाँ चला गया? गिनती में F आया, पर कायदे से अभी भी 19G में है, क्योंकि जो हटा है ना वो 19(1) का F और 31 हटा है। किससे जुड़े हुए थे ये? संपत्ति का मौलिक अधिकार। चलो आगे पढ़ना। अनुच्छेद 20 क्या था? 20 किसी को याद हो? जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगी।
ये अपराध सिद्ध होने के बाद भी कंडीशंस होंगी, तुम्हें याद करो, बताई थी। एक गलती के लिए एक बार सजा, जिस टाइम क्राइम किया उस टाइम के अकॉर्डिंग सजा, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना। जल्दी से पढ़ेंगे। 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, डबल टिक कर लो, दोष सिद्धि संरक्षण। फिर पढ़ना, प्रदान करता है भूतलक्षी प्रभाव और दोहरे दंड से संरक्षण। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब होता है जब क्राइम किया था तब क्या सजा थी, उसी सजा को देंगे। लिख लो यहां, जब क्राइम किया था उसी समय की सजा मिलेगी। जिस समय अपराध किया उसी समय के अनुसार सजा। और एक गलती के लिए कितनी बार सजा? एक बार। यहां लिख लो, एक गलती की सजा एक बार। ये मैंने पहले भी उदाहरण दिया था अकबर की मूवी से। अकबर के भाई ने चीटिंग की थी ना, जो धाई माँ का बेटा था, तो उसने क्या किया, उसको पकड़वा, जैसे पकड़ा गया वो अकबर का मर्डर करना चाहता, तो अकबर ने उसको पकड़वा के ऊपर से नीचे फेंकवाया, तो वो जिंदा बच गया। फिर पकड़ के लाए टूटे फूटे को, फिर दोबारा फेंकवाया। बेचारे ने गलती तो एक की, सजा 2 बार दी। तो ये अब ऐसा नहीं है, अब एक गलती के लिए सजा एक बार। लेकिन इसका नुकसान जानते हो, जो क्राइम में घुस गया फिर वो पक्का क्रिमिनल बनेगा, क्योंकि उसको पता है एक मर्डर करके भी मुझे फांसी पे चढ़ना है, और मैं 50 कर दूं तो भी फांसी है। तो आदमी का डर भी निकल जाता है कि फांसी मिलनी है तो 1 और 50 में क्यों अंतर छोड़ना, फिर 49 को कम से कम मार के ही मरूं। तो ये गलत भी है, ये गलत है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये इसको इंग्लिश में कर लो, प्रेजेंट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या हर आदमी को पर्सनल आजादी है? एक अधिकार इसमें छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा, उसे आप कहते हो निजता का अधिकार। क्या हर आदमी को अपनी पर्सनल लाइफ जीने का अधिकार है? सरकार हर चीज उससे, जैसे पीछे था कि आपके सिर्फ एक नंबर, जिसको आप आधार कार्ड का नंबर कहते हैं, यूनिक आईडी का नंबर, इससे सारी जानकारी ले सकती है। तो कुछ लोगों ने कहा हमें नहीं बताना कि हम किस जात पात के हैं, हमें कोई सरकार से मतलब नहीं है, ना हम बताना चाहते हैं कि हम SC हैं ST हैं या हम किस धर्म को मानते हैं। तो उनकी मर्जी, वो ना बताएं। तभी देखो तुम्हारे देश में जब कोई भी आंकड़ा आता है तो लिखा होता है लास्ट में अदर्स। इस अदर्स का मतलब क्या, जब सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी लिख दिए, इसका मतलब इन्होंने नहीं बताया, इनकी मर्जी। कोई पूछे भी बताओ तुम्हारे मन में क्या है, किसको वोट दोगे, मेरी मर्जी, मैं ना बताऊं, मुझे नहीं बताना, ये मेरा कौन सा अधिकार है, और ये होना भी चाहिए। तो इसी में आ गया ये भी, ये टिक कर लो। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, सबको आजादी है अपने जीवन को जीने की। 21 पढ़ना, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का उल्लेख 21 में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत नहीं था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने की बात है बस। अगले में आ जाओ, 21 का अच्छे जीवन की तो हमने बात कर दी कि भाई मुझे जीने का अधिकार है, लेकिन जीना तब पॉसिबल है अच्छा जब आपके पास क्या हो, अच्छी शिक्षा। बिना पढ़ाई के क्या जीवन होगा, हो ही नहीं सकता। हमारे पेरेंट्स के टाइम ना अनपढ़ लोग भी ठीक है काम कर लेते थे, लेकिन अब आने वाला दौर ये दिखाता है कि राइट टू एजुकेशन कंपलसरी है। हर इंसान पढ़ लिख कर ही जीवन जी पाएगा। और अगर सरकार ने समाजवाद से पूरी तरह हाथ खींच लिया तो जीवन को जिंदा रहने के लिए भी आपको RTE के तहत कम से कम शिक्षा दिलवानी पड़ेगी, और शिक्षा भी अच्छी, जिससे कि आपका बच्चा स्मार्ट बने, एक्टिव बने। क्योंकि सरकारी नौकरियां अगर घटती जाएंगी तो प्राइवेट में एडजस्ट कैसे होंगे, उनके ऊपर बचपन से शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। ये टिक कर लो। 21 का प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार का उल्लेख। प्रारंभिक और प्राथमिक एक ही होती है, अलग अलग? प्राथमिक शिक्षा क्या होती है? प्राथमिक मतलब होता है 1ली से 5वीं, और प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है? 1ली से 8वीं। आपके देश में कौन सी फ्री है? 1ली से 8वीं। इसीलिए आप कहते हैं हमारे देश में एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है, प्राइमरी नहीं कहते तुम कहते हो एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब 1st से लेके 8th तक। आधों को यही नहीं पता, प्राइमरी 5वीं के बाद खत्म हो जाती है, 8वीं तक को एलिमेंट्री कहा जाता है। यहाँ टिक कर लो प्रारंभिक के पास। इंग्लिश पे आ जाओ, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ लिख लो 1st to 8th। प्राइमरी से बड़ी क्लास है ये एलिमेंट्री, 1st to 8th, इंग्लिश में लिखा है एलिमेंट्री। 21A में आगे पढ़ो। अनुच्छेद 21 का को क्रियान्वित करने के लिए अंडरलाइन करना, संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार विधेयक लाया गया 2009 में, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। क्यों 1 अप्रैल? क्योंकि नया सेशन ही 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अब नई शिक्षा नीति पिछले साल लाई गई थी, लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2021 से, इस साल से। नेक्स्ट भी पढ़ लो,
प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अंडरलाइन करो, 6 से 14। ये उम्र क्यों चुनी? क्योंकि अगर 6 साल का पहली में है तो 14 साल का 8वीं में होगा, इसीलिए ये टिक कर लो, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। नेक्स्ट भी टिक करना, अनुच्छेद 22। 22 याद है? 20 और 22 सेम से थे लेकिन अलग थे। 20 किसके लिए था? जिसने क्राइम कर दिया, उनकी, भाई क्राइम कर दिया उसके बाद। और 22 किसके लिए था? जो क्राइम करने की फिराक में है, मौका ढूंढ रहे हैं बड़ा क्राइम करने का। इसमें मेनली लोग आते हैं वो जो आतंक से जुड़ा कोई बड़ा काम। अब मान लीजिए कोई आदमी किसी गली में साइकिल चुराने की फिराक में 4-5 चक्कर काट रहा है, तो उसको कोई नहीं पकड़ेगा, तो 22 में नहीं आएगा, उसमें जाने चुराई थोड़ी है। लेकिन कोई रेलवे स्टेशन पे लगातार बम रखने के लिए प्लानिंग कर रहा है और उसके पुराने कोई इस तरह के कागज पत्री पकड़े जाते हैं, कोई उसके रिकॉर्ड्स पकड़े जाते हैं, तो किस आर्टिकल में पकड़ेंगे? ये भयानक है, ये देश को नुकसान करेगा। वो साइकिल उठा के बेचारा जिसकी उठाएगा वो भी ऐसी ही होगी, सोचो, जिसका ताला इजीली टूटेगा तो वो कबाड़ में बेचने टाइप की, उससे देश पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। 22 पढ़ लो, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में, जल्दी से इसको पढ़ लो, टाइम मत खराब करो, बातें नहीं करनी, टिक करते चलो। 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, इसमें अंडरलाइन करो, निवारक निरोध का उल्लेख अनुच्छेद 22 में। इंग्लिश पे आ जाओ, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन्ड। ये किसको बचाने की कोशिश करता है? ये देश को बचाने। क्राइम को क्यों बचाए? क्राइम को तो मारेगा, क्रिमिनल को तो। देश को बचाने की कोशिश करता है कि भाई देश का नुकसान होने वाला है, क्रिमिनल को तो पहले ही पकड़ लेता है। आगे पढ़ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से थे? 23 और 24। 24 मेनली किसके लिए था? जिनकी उम्र 14 साल से कम है। और 23 था तुम्हारे मेरे हम सब के लिए, कोई हमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। क्या सेना कह सकती है कि हमसे जबरदस्ती काम? कौन सा आर्टिकल? 33, 34 कहते हैं उनसे काम ले सकते हो, ये टिक कर लो। शोषण के विरुद्ध 23, 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुराचार, बलात्, श्रम, लगातार काम करवाना और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। ये मेन वर्ड्स टिक करते हैं, 23 मानव का दुराचार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी। नेक्स्ट पढ़ लो, अनुच्छेद 24 कारखानों जैसे खतरनाक कामों में 14 साल से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिषेध करता है, मतलब मना करता है। अगले पे आ जाओ, धर्म की स्वतंत्रता, कहां से कहां तक थे ये? 25, 26, 27, 28। 25 क्या था? जो मन करे, पगड़ी है या जैसे का पहनो। 26 क्या था? जहां मन करे इंस्टीट्यूशन बनाओ, मंदिर मस्जिद। अगला था टैक्स जबरदस्ती हमसे मत वसूलना, और उससे अगला स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जबरदस्ती नहीं सुनवाएगी। ये टिक कर लो फटाफट से। अनुच्छेद 25 व्यक्ति को अंतःकरण की, जो मन करे वो करो, धर्म के अबाध रूप से मानने, जो मन करे उसका आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है लेकिन दूसरे धर्म का नुकसान नहीं करेगा। अगले पेज पे आ जाओ, अब क्या करेगा? मंदिर मस्जिद बना सकता है, प्रबंधन, मैनेजमेंट, टिक करना। अनुच्छेद 26 धार्मिक कामों के प्रबंध को प्रबंधन कर लो, मैनेजमेंट की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए गुरुद्वारे भी बनते हैं, मंदिर भी, मस्जिद भी, लेकिन उसके चक्कर में क्या नहीं लेना लोगों से? टैक्स, जबरदस्ती उनके ऊपर मत थोपना। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदाय या संप्रदाय को अधिकार प्रदान करता है। 27 पढ़ लो, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो, इसको डबल टिक कर लो, करो। हम नहीं कि कोई जजिया टाइप का टैक्स आज के डेट में देंगे या कोई हिंदुओं का टैक्स, वो गलत है। के संदाय अर्थात कर आरोपण से स्वतंत्रता, इसको टिक कर लो, कर आरोपण से स्वतंत्रता। तो पहले बोले जो मन करे मानो, फिर बोले जो बनाना है बनाओ, लेकिन टैक्स मत लेना और स्कूलों यूनिवर्सिटी में मत कराना, बाकी तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट टिक कर लो, अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो 4 शब्द याद करने हैं, पहले आजादी देंगे, फिर कहेंगे बना लो अपने मंदिर मस्जिद, फिर कहेंगे टैक्स मत मांग लेना और स्कूल कॉलेज में मत पढ़ाना। किसी पढ़ा रहे हैं तो मर्जी बच्चा सुने ना सुने, वो मना कर सकता है, इतनी उसकी आजादी है। इसके बाद 5वें पे आ जाओ, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये किसकी संस्कृति की बात करेंगे? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या संविधान ने बताए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने, टिक करना। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के, अल्पसंख्यक को डबल टिक कर लो और अगला पॉइंट पढ़ो। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, डबल अंडरलाइन, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना पढ़ लो। और प्रशासन करने का अधिकार, यहाँ लिख लो मदरसे। तो शिक्षा संस्थान में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मदरसे हमें याद रहेगा।
इसके बाद भाग ये तीसरा पार्ट करना, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, तो हमें कौन बताएगा? यहां लिख लो, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। आपके देश में सब अल्पसंख्यक हैं सिवाय हिंदुओं के, बाकी सब अल्पसंख्यक हैं यहाँ। नेक्स्ट पे आ जाओ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा आर्टिकल है ये? 32। किसने कहा ये आत्मा है? अंबेडकर, क्योंकि ये कहता है ये सब दिखावट है। अगर कौन सा रास्ता नहीं खुला? सुप्रीम कोर्ट का। पढ़ेंगे 32 मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने और मूल अधिकारों की रक्षा, अंडरलाइन करना, रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, अगर उच्च की बात करें आर्टिकल 226 और उच्चतम की बात करें 32, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण लेख, ये सब दोबारा से आएंगी सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में, तो डिटेल से पढ़ेंगे इनको। इसके बाद बस लास्ट में इसको टिक कर लो, बाकी सूचना कल पढ़ लेंगे। सरकारी समितियों वाला टॉपिक छोड़ दो, एक पॉइंट छोड़ के नीचे टिक करना। 21 के संविधान संशोधन में 86वां संविधान संशोधन 2002, क्या है 21 का? RTE, लिख लो यहाँ, RTE, राइट टू एजुकेशन। अगला भी टिक करना, अनुच्छेद 25, क्या था? 25, 26, 27, 28, धर्म प्रबंधन, टैक्स मत लगाना, स्कूल में मत पढ़ाना, ये टिक कर लो 25। हिंदुओं में कौन कौन आ गए? सिख, जैन और बौद्ध, यानी आर्टिकल 25 ने लिखा है कि हिंदू और अन्य, तो उस हिंदू में कौन आ गए? सिख भी, जैन भी, बौद्ध भी। इससे ये समझ जाओ आदिकाल के हिंदुओं में सारे डाल दिए, मध्यकाल में मुसलमान आए ना, इस्लाम, यहाँ लिख लो, लिखो आदिकाल के सभी धर्म। तो जितने धर्म आपके मेन थे, हिंदू था जिसको आप सनातन कहते हैं, और ये जैन था और बौद्ध था, ये सब आ गए। 29-30 किसके लिए था? माइनॉरिटीज के लिए ना, टिक कर लो। 29-30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है। लास्ट में बस इनका वर्गीकरण है, सूचना कल पढ़ेंगे। संविधान के भाग 3 में 6 श्रेणियां, टिक करना। समानता का अधिकार कितने से कितना? 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति शिक्षा 29-30, किसकी शिक्षा? अल्पसंख्यक, हमारी नहीं, और लिख लेना अल्पसंख्यक। और संवैधानिक उपचार कौन से में? 32, और अगर हाई कोर्ट आ गया 226, लिख लो यहाँ HC 226। चलो सूचना पे कल बात करेंगे। हाँ जी।